अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। सो आई होप यू आर ऑल फाइन। और आज की वीडियो में आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से हायर स्टडीज़ में इटली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर ये काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है और उसके अंदर मैं तमाम उन प्रोसेसेस के बारे में बात करूंगा जो कि एक के बाद हमें जो है वो फुलफिल करने होंगे। तो सबसे पहले जो है हम वेरिफिकेशन से स्टार्ट होंगे और उसके बाद जो है वो हम वेरिफिकेशन के बाद सारी की सारी बैंक स्टेटमेंट की तरफ जाएंगे और बैंक स्टेटमेंट के बाद फिर हम अपॉइंटमेंट्स की तरफ जाएंगे कि हमें वीज़ा के लिए किस तरह से फाइल सबमिट करवानी है और किस तरह से हमने अपॉइंटमेंट लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप जो है वो आपका होने वाला है मोटिवेशन का। मैंने जितने लोगों से भी डिस्कस किया है, मैंने जितने लोगों को भी गाइडेंस दी है, उनको मैंने सबसे पहले यही स्टेप समझाया है कि भाई आपने मोटिवेटेड रहना है, आपने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि एट टाइम्स देयर विल बी सम काइंड्स ऑफ हर्डल्स, देयर विल बी सम काइंड ऑफ क्वारीज दैट यू आर गोइंग टू डील विद। सो मेरा उन सबको यही मशवरा था कि भाई आपने जो है वो मोटिवेटेड रहना है। सारे के सारे हर्डल्स जो हैं वो एक के बाद एक करके पास हो जाएंगे, बिकॉज इट्स ऑल द पार्ट ऑफ द जर्नी दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट हियर इन इटली। सो स्टे मोटिवेटेड। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी यू कैन कमेंट डाउन इन द वीडियो, आई विल गाइड यू, आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू। और अगर किसी और चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डू लेट मी नो, आई विल बी क्रिएटिंग अनदर वीडियो फॉर दैट स्टेप एज वेल। सो उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि अपनी इंटर और मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स हैं उनको गैदर करना है और उनको उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाई करवाना है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैट्रिकुलेशन बोर्ड की बात करूं तो आपने अपनी मैट्रिक की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों को लेकर उनके रिस्पेक्टिव बोर्ड पे जाना है, यानी कि हमारा जो मैट्रिक बोर्ड बना हुआ है वहाँ पर जाना है और उनसे जाकर आपने कहना है कि भाई हमें ये वेरीफाई करवानी है। तो उस वक्त वो क्या करेंगे कि आपको एक फॉर्म दे देंगे जिसको आपने फिल करना होगा, उसमें अपनी डिटेल सारी डालनी होगी और कौन कौन सी चीज़ आप वेरीफाई करने के लिए दे रहे हैं वो आप उसमें लिखेंगे। और कीप इन माइंड कि आप जो हैं वो फ़ोटो कॉपी वेरीफाई करवाएंगे, ठीक है। ओरिजिनल क्यों नहीं करवाएंगे और ओरिजिनल वाली कहाँ से होगी ये मैं आपको लेटर इन द वीडियो बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपने जो इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड से जो वेरिफिकेशन करवानी है वो अपनी रिस्पेक्टिव ट्रांसक्रिप्ट यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट की फ़ोटो कॉपीज़ को आपने वेरीफाई करवाना है। तो उसके लिए जब आप फॉर्म फिल करके उनको अपनी फ़ोटो कॉपीज़ प्रोवाइड करेंगे और जितने भी जो चार्जेस हैं वो आप पे करेंगे, तो उसके बाद आपने 15 डेज़ के बाद का वो टाइम देते हैं आपको और 15 डेज़ बाद जाकर आपने उसको रिसीव कर लेना है। सम टाइम इट मे गो अप टू 30 डेज़, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे प्रोसेस के अंदर उन्होंने मुझे 15 डेज़ के बाद आने का कहा था और व्हेन आई वेंट देयर आफ्टर द 15 डेज़, सो वो इट वाज रेडी और मैंने उसको रिसीव कर लिया था। तो इसी तरह से आपने इंटर बोर्ड के लिए भी अपने सर्टिफिकेट्स और जो मार्कशीट है उसको आपने इंटर बोर्ड लेके जाना है और उनसे कहना है कि भाई हमें इसको वेरीफाई करवाना है और वो वेरीफाई करवाने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए देंगे। आपने वो फॉर्म फिल करना है और अपनी फ़ोटो कॉपीज़ उनको सबमिट करवा कर वापस आ जाना है। फिर जब आप 15 डेज़ बाद उसको रिसीव करने के लिए जाएंगे तो मेक श्योर कि आप उसको एक सील एनवेलप में करवा लें और उनसे कह दीजिएगा कि हमने ये IBCC से जाकर वेरीफाई करवाना है फर्दर, तो आप प्लीज़ इनको सील एनवेलप में करके दे दें। तो वो सिंपल, उसके कोई अलग से चार्जेस नहीं है, वो आपको दे रहे होंगे। वो आपको सिंपल कॉपीज़ देने के बजाय आपको वो एक एनवेलप में डालने के बाद उसको सील करके उस पर स्टैंप लगाकर आपको हैंड ओवर कर देंगे। और आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जो मैट्रिक बोर्ड से रिसीविंग मिले आपने उसको भी सील एनवेलप के अंदर लेना है और इंटर बोर्ड से जो आपको वेरीफाइड फ़ोटो कॉपीज़ मिले आपने उसको भी सील एनवेलप में लेना है। अच्छा, इंटर बोर्ड के लिए ये है कि आपको TCS भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसमें आप TCS के किसी भी करीबी ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और वो आपके बिहाफ पर उनको वेरीफाई करवा कर दे विल गिव यू बैक। बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट, क्योंकि कभी कभार इस तरह भी होता है कि वो इंटर बोर्ड से जब वापस आती हैं वेरीफाई होकर तो वो सील एनवेलप में नहीं होती हैं, बल्कि वो सिंपल आपको वेरीफाई करके दे देते हैं। तो मेक श्योर कि आप खुद ही चले जाएँ, थोड़ी सी ख्वारी होगी लेकिन इट्स बेटर नॉट टू डू द सेम थिंग ट्वाइस। सो द थर्ड स्टेप इज़ फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जिनका बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है और वो हायर स्टडीज़ के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन इटली। तो जितने भी ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या करना है कि उनके पास जो यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली है एंड ट्रांसक्रिप्ट मिली है उसको उनकी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवाना है। आई नो इट साउंड्स वियर्ड कि जिस यूनिवर्सिटी ने आपको ट्रांसक्रिप्ट दी है, जिस यूनिवर्सिटी ने आपको डिग्री दी है, उन्हीं से आपने वेरीफाई करवानी है दोबारा से जाकर कि भाई ये आपने ही दी थी या किसी और ने दी है। सो इट साउंड्स फनी बट ये इसलिए होता है कि भाई बहुत सारे लोग फैब्रिकेटेड डिग्रीज एंड फैब्रिकेटेड ट्रांसक्रिप्ट वाली चीज़ भी कर रहे होते हैं, क्योंकि डिग्री तो डिग्री होती है चाहे वो असली हो या नकली हो, किसी ने कहा था ये। सो आपने सिंपल ये करना है
कि आपके पास जो आपकी बैचलर्स की डिग्री है, इसके अलावा आपके पास जो बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट है, ये आपने अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी में लेके जाना है। फॉर एग्जांपल आई वाज द एनएडियन, तो एज एन एनएडियन मैं अपने एडमिन ब्लॉक में गया, जिसको हम वाइट हाउस कह रहे होते हैं भाई, मतलब क्योंकि वो वाइट हाउस है। तो आपने वहाँ पर जाकर जो है अपने ओरिजिनल अलॉन्ग विथ फ़ोटो कॉपीज़ आई गेस वो आपने सबमिट करवानी है और उनसे कहना है कि हमें ये वेरीफाइड चाहिए। तो उसके जो आपको वो फॉर्म देंगे, आपने वो फॉर्म फिल करना है। इसके बाद आपको वो चार्जेस बताएंगे, वो चार्जेस आपने बैंक में जाकर सबमिट करवाना है, वहाँ से वाउचर लेकर आना है, वो वाउचर उसके साथ अटैच करके आपने एडमिन ब्लॉक में जमा करा देना है। और एडमिन ब्लॉक भी ठीक 10 से 15 दिन बाद, या मे बी इट टेक्स अराउंड 1 मंथ एज वेल, डिपेंडिंग ऑन कि रश कितना चल रहा है, क्योंकि जैसे ही लोग ग्रेजुएट होते हैं वो फ़ौरन के फ़ौरन लाइन में लग जाते हैं कि भाई हमारी भी डिग्री हमें वेरीफाई करवानी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्यू में आ जाते हैं कि हमें करवानी है। तो इस तरह से जो एडमिन ब्लॉक है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर और बर्डन बढ़ जाता है, तो इसलिए वो टाइम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपको जैसी ही डिग्री मिले आप अगले दिन ही जाकर उसको वेरिफिकेशन करवाने के लिए लाइन में लग जाएं। सो आफ्टर गेटिंग योर वेरीफाइड डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, आपने सिंपल ये करना है कि अब आपने बढ़ना है नेक्स्ट स्टेप की तरफ की। तो हमारा चौथा स्टेप जो है वो HEC से वेरीफाई करवाने का है अपनी हायर एजुकेशन की डिग्रीज़ को, यानी कि अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को। उसके लिए सिंपल सा स्टेप ये है कि आपने सबसे पहले तो जाना है HEC के पोर्टल के ऊपर, जो उनका ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, वो आप गूगल करेंगे HEC पोर्टल, तो वो सबसे पहला लिंक जो आएगा आपने उस लिंक पे जाना है। वहाँ पर अपना जाकर अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना बायोडाटा डालना है, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डालनी है। वहाँ पर वो आपसे स्कैन डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपके तमाम डिग्रीज़ एंड सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स, उन तमाम चीज़ों की, चाहे वो मैट्रिक की हो, चाहे वो इंटर की हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो। तो मेक श्योर कि आपने उन तमाम को स्कैन करके उनको PDF बनाया हुआ हो, ताकि जब आप वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो वो आप उसमें पोर्टल में अपनी इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में जाकर अपलोड भी कर सकें। तो उसके बाद आपने डिग्री वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस के अंदर जाना है और वहाँ से जाकर आपने अपना अपॉइंटमेंट ले लेना है। तो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी वहाँ पर ऑनलाइन उनका तरीका मौजूद है, और उसके लिए भी मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो अपलोड कर दूंगा कि किस तरह से HEC से आप वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और किस तरह से आप जाकर अपनी चीज़ें वहाँ से वेरीफाई करवा सकते हैं। सो HEC से वेरिफिकेशन करवाने के लिए ये है कि या तो आप HEC में जाकर सबमिट करवाते हैं और HEC जो है वो फिर इस्लामाबाद भेजता है और इस्लामाबाद से फिर वापस आती है और वो फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स आपको आपके वेरीफाई होकर मिल जाते हैं, वो भी सील एनवेलप के अंदर ही आपने लेने हैं। अच्छा, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यही वाला राउट लेते हैं कि वो HEC के कराची वाले ऑफिस में जाकर जमा करवा देते हैं और फिर वहाँ से HEC उनके बिहाफ पर डॉक्यूमेंट जो वो इस्लामाबाद भेजता है, जो कि उनका हेडक्वार्टर्स है, और फिर वहाँ से वेरीफाई होकर हमारे पास आ रहे होते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अर्जेंट राउंड की तरफ जाएँ। तो अर्जेंट राउट में ये होता है कि आप सेम डे आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाते हैं। आप सुबह सुबह जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं और वहीं पर ही आप वेट करते हैं, विदिन 3 to 4 आवर्स आपको वो वेरीफाई करके दे देते हैं। आई विल रिकमेंड कि आप अर्जेंट वाले राउट की तरफ जाएं, बजाय इसके कि आप थोड़े से पैसे बचाकर जो है आप कहें कि ठीक है यार इस्लामाबाद से ही होकर आ जाएं, कोई मसले की बात नहीं है। आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो टुवर्ड्स दैट राउट, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई इतने सारे लोगों की डिग्रीज आ रही होती हैं और आपको हमारे पाकिस्तान का हाल पता है कि किस तरह से चीज़ें इधर से उधर डिलीवर होती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरफ से ये शिकायत भी सुनने में आई है कि भाई हमारे जो डिग्री थी वो टेयर हो चुकी थी, कहीं वो फोल्ड हो चुकी थी, कहीं उसके अंदर क्रम्बल्स आ गए थे। तो उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि भाई डिग्री होती है और अगर आपने असली की हो तो उसकी वर्थ आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 4 साल आपने अपने आप को रगड़ कर वो डिग्री ली हुई होती है। तो आई विल नॉट रिकमेंड कि आप जो है वो इस्लामाबाद वाले राउट की तरफ जाएं, बल्कि आप थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे दे दें। आई गेस के एडिशनल 3000 आपको देने पड़ते हैं फॉर द अर्जेंट राउट, और उसमें अच्छी बात यह है कि आपको हाथ के हाथ ही मिल जाती है और आपकी डिग्री के साथ ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ये नहीं होते हैं। तो जब आपने डिग्री वेरीफाई करवानी है, आपने वहाँ से अपनी ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई करवानी है और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की 2 फ़ोटोकॉपीज़ भी वेरीफाई करवानी हैं। ठीक है, अब वो क्यों करवानी है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जब आप अपनी ये ओरिजिनल डिग्री एंड उसकी फ़ोटोकॉपीज़ को अगर आप जब रिसीव कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप एक फ़ोटोकॉपी डिग्री की और एक फ़ोटोकॉपी ट्रांसक्रिप्ट की, उन दोनों को कंबाइन करके एक एनवेलप के अंदर सील करवा लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपके पास अब 3 सील एनवेलप हो जाने चाहिए। एक वो जो HEC की तरफ से है जिसके अंदर आपने अपनी फ़ोटोकॉपीज़ रखी हुई हैं, और एक इसके अलावा आपके पास वो होना चाहिए जो कि आपको इंटरमीडिएट से मिला, और एक आपके पास सील एनवेलप होना चाहिए जो कि मैट्रिक बोर्ड से मिला। अब ये जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक बोर्ड की तरफ से मिलने वाला सील एनवेलप है, आपने इन दोनों को ले जाकर IBCC में जमा करवाना है अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स।
तो IBCC का क्या चक्कर है, IBCC आपके उन ओरिजिनल्स को वेरीफाई करके देगा जो कि आपने इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड से नहीं करवाया था। तो IBCC का क्या तरीका है, जितने भी बोर्ड्स हैं वो सारे के सारे वहाँ से वेरीफाई हो सकते हैं, जितने भी बोर्ड्स के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे वहाँ से वेरीफाई होते हैं। तो IBCC का कहना ये है कि भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिल्कुल आपके रिस्पेक्टिव बोर्ड से जाकर पता करके आऊँ कि भाई आपने वाकई में डिग्री ली थी या आपने ये वाकई में सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट आपकी है जाली है या असली है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने ये कहा था कि आप जो हैं वो इनकी फ़ोटोकॉपीज़ अपने अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से वेरीफाई करवा कर सील एनवेलप में लेकर आएँ, और वो जो सील एनवेलप है जो कि आपको इंटर बोर्ड से मिलेगा और मैट्रिक बोर्ड से मिलेगा, वो सील एनवेलप आपने लेकर जाना है अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल्स एंड अदर फोटोकॉपीज़ टू IBCC। अब आप IBCC के पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि भाई ये रहे वो 2 सील एनवेलप्स जो कि मुझे इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड से मिले हैं, और ये रहे मेरे ओरिजिनल्स अलॉन्ग विद फोटोकॉपीज़ जिनको आप वेरीफाई करके मुझे दे दें। अब IBCC के अंदर भी ये है कि आपको आज सबमिट करवाना होगा और नेक्स्ट डे आपको वो रिसीव हो जाएंगे। वहाँ पर कोई 10-15 दिन का वेट करने की नीड नहीं है। जो आपको वेट करना होता है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से वेरिफिकेशन के वक्त करना होगा, आपको इंटर बोर्ड में जब आप सबमिट कराएंगे तब करना होगा, और मैट्रिक बोर्ड में सबमिट कराएंगे तो करना होगा। तो आई रिकमेंड कि आप ये तीनों चीज़ें पैरेलल में करें, ताकि ये ना हो कि एक जगह से 15 दिन हो जाएं, उसके बाद फिर 15 दिन अगले लगें और उसके बाद फिर 15 दिन या 1 महीना अगला लगे। आप तीनों चीज़ें पैरेलल में करें ताकि आपको 15 दिन बाद ही ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वो रेडी हों कि आप IBCC में या HEC में जमा करवा सकें। तो IBCC में आपने जाकर ये अपने जो सील एनवेलप थे और जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं अलॉन्ग विद ओरिजिनल्स आपने जमा कराने हैं और उनसे कहना है कि हमें ये वेरीफाई करके दे दें। तो वहाँ से भी आपने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो रिसीव करने हैं, और मेक श्योर कि जब आप IBCC से रिसीव करने के लिए जाएँ तो ओरिजिनल्स तो आपने अपने पास रख लेने हैं, लेकिन जो फ़ोटोकॉपीज़ हैं आपने उन जो IBCC ने फ़ोटोकॉपीज़ को वेरीफाई करके दिया है, मेक श्योर कि आप उनसे कहें कि भाई आप मुझे ये भी सील एनवेलप में करके दें। तो जो सील एनवेलप इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड से हमने लिए थे वो IBCC के लिए लिए थे, और IBCC को जो हमने वेरिफिकेशन के लिए ओरिजिनल्स और फोटोकॉपीज़ दिए हैं, मेक श्योर के उनमें से एक सेट ऑफ फोटोकॉपी को आप कहें कि आप ये मुझे सील एनवेलप में करके दे दें। तो अब आपके पास जो है वो ओरिजिनल्स बच गए और 2 सील एनवेलप बच गए, जो कि है एक HEC की तरफ से है जिसके अंदर आपके यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो वेरीफाई होकर फोटोकॉपीज़ की सूरत में आपके पास एक एनवेलप के अंदर हैं, और दूसरी तरफ आपके पास IBCC की तरफ से एक सील एनवेलप मिलेगा जिसके अंदर आपके इंटर और मैट्रिक के सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट जो हैं वो उन फोटोकॉपी की सूरत में वेरीफाइड अंदर होंगी। तो अब यहाँ पर आपके जो वेरिफिकेशन का मामला है वो लास्ट स्टेज में दाखिल हो गया है, और लास्ट स्टेज क्या है वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्टेप। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गैदर ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड गो टू MOFA। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस आपको शारा फैसल पे ही मिल जाएगा। कराची वाले जितने भी हैं उनको पता है, IBEX से थोड़ा ही आगे है। तो आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर लेके जाना है, और सील एनवेलप को छोड़ के तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपको वहाँ पर लेकर जाना है, और उनसे कहना है कि भाई ये मुझे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवाने हैं। तो MOFA का भी सीन ये है कि आपको सेम डे में ही मिल जाएगा। आप सुबह जमा कराएंगे और 2-3 घंटे बाद आपका या 3-4 घंटे बाद आपको वो वेरीफाई होकर मिल जाएंगे। तो MOFA में आपने जाकर अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो काउंटर बना हुआ है वहाँ पर सबमिट करवाना है, और उनसे कहना है कि भाई मुझे ये सारे के सारे वेरीफाई करवाने हैं। MOFA की काफ़ी मिनिमल सी फीस होती है, कोई आपके 100-200 ही तकरीबन लगेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ वो लेबल्स लगाने होते हैं जिसको हम पोस्टल स्टैम्प्स कह रहे होते हैं, और कुछ सिग्नेचर चाहिए होती है। IBCC वाली चीज़ हमने डिस्कस कर ली, इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड वाली डिस्कस कर ली है, हमने आपकी यूनिवर्सिटी वाली डिस्कस कर ली, HEC वाली डिस्कस कर ली, और इन तमाम वेरिफिकेशंस को हमने आखिर में वेरीफाई करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। तो यहाँ पर आपका जो इंटरनल वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है, और इसके बाद अब कहानी आती है थोड़े से बाहर की। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि आपको जो सील एनवेलप मिला था फ्रॉम HEC एंड ऑल्सो द सील एनवेलप फ्रॉम द IBCC, आपने इन दोनों को ले जाकर DHL में जाना है, और सीमिया की वेरिफिकेशन आपने करवानी है। सीमिया हमारे पास इटली में एक इदारा है जो कि आपकी जितनी भी फॉरेन डिग्रीज़ हैं उनको इटली के इक्विवेलेंट कंपैटिबल डॉक्यूमेंट एक कन्वर्ट करके देता है, ताकि आप इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में जब अप्लाई कर रहे हो तो आप उस वक्त वो सबमिट करवा सकें, और जब वो आपसे प्री इनरोलमेंट के वक्त और इनरोलमेंट के वक्त आपसे वो मांगे तो वो आप उसको दे सकें। तो जो इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स हैं जो इस्लामाबाद वाले एम्बेसी में अप्लाई करते हैं उनके लिए तो DOV होता है, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, और इसके अलावा जो हमारे जो कराची वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये सीमिया की वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है।
तो आपने सीमिया के लिए सिंपल ये करना है कि आपने सीमिया की वेबसाइट पे जाकर अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पर उनके लिए अप्लाई करना है। ये किस तरह से होगा इसकी मैं अलग से एक वीडियो डाल दूँगा और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो आफ्टर गेटिंग ऑल दोज़ सील्ड एनवेलप्स आपने वो सीमिया पे अपनी प्रोफाइल बनानी है। वो आपको एक टोकन नंबर जनरेट करके देंगे ताकि वो आप वेरीफ़ाई करवा सकें कि ये कौन सा है, किसकी तरफ से आया है। उसके बाद आपने DHL जाना है या फिर आप TCS जाएँ, किसी भी कोरियर कंपनी पे जाना है। वो आपको साथ में एड्रेस भी दे देंगे कि आपने इस एड्रेस पे ये तमाम सील एनवेलप जो हैं वो पोस्ट कर दें। उसके बाद आपने वो सेंड ऑफ कर देना है और सेंड ऑफ करने के बाद वो वही है कि सीमिया उसको वेरीफ़ाई करेगा और उस वेरीफ़ाई करने के बाद जो है वो आपको इटालियन इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको वो इशू कर देगा, जो कि एक PDF फाइल के अंदर होगा। वो आपको आपकी ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। यू कैन डाउनलोड दैट और आप उसको प्रिंट करवा सकते हैं और जहाँ भी वो आपसे मांगा जाएगा आपने वो प्रोवाइड करना होगा व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दी एडमिशन्स। तो भाई यहाँ जाकर आपका तमाम वेरिफ़िकेशन वाला काम जो है वो ख़त्म होता है और इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, जो कि है एडमिशन्स का। अच्छा, एडमिशन वाली चीज़ मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, मैंने पहले क्यों नहीं बताई, वो इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपको तमाम चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। और एडमिशन वाले इस पार्ट में आपने ये करना है कि आपने इसको पैरेलल में ही लेकर चलना है। जब आप चीज़ें वेरीफ़ाई करवाने के लिए काम कर रहे हैं तो उसी वक्त आपने अपनी जो डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी एक लिस्ट क्यूरेट करनी है कि भाई कौन-कौन से प्रोग्राम्स मेरे अंडर ग्रेड प्रोग्राम से कंपैटिबल हैं, उसमें मुझे अप्लाई करना है और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको मैंने टारगेट करना है। तो आपने उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करना है और मेक श्योर कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, ताकि अगर फॉर एग्जांपल एक जगह से आपको रिजेक्शन आ भी जाए तो दूसरी तीसरी जगह से या चौथी जगह से आपको कहीं ना कहीं से एडमिशन सिक्योर हो जाए। अब ये एडमिशन के लिए किस तरह से अप्लाई करना होता है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना कर डाल दूँगा ताकि आप लोगों को उस तमाम चीज़ों में भी कोई हडल ना फेस करना पड़े और यू कैन ईजिली अप्लाई इन वॉट एवर यूनिवर्सिटी यू लाइक। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है बैंक स्टेटमेंट का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। सो बैंक स्टेटमेंट वाला जो काम है वो काफ़ी गंभीर मामला है और उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी केयरफुली लेकर चलनी होती है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं है, किसी भी चीज़ में कोई इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि जो आपसे ना हल हो पाए। बैंक स्टेटमेंट के नाम पर आपको 6,500 यूरो के करीब जो इक्विवेलेंट पर PKR में जो भी बने, फॉर एग्जांपल अभी वो तकरीबन कोई बनते हैं 20-22 लाख रुपए के करीब बनते हैं। तो इतने लाख रुपए आपने अपने अकाउंट में शो कराने हैं कि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपने आप को स्पॉन्सर कर सकते हो और आप अपना वहाँ पर खर्चा जाकर उठा सकते हो। इवन दो हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उस किसी और वीडियो में बात करेंगे कि आपको इटली जो है वो हर चीज़ की स्कॉलरशिप दे रहा होता है। आपकी जो पढ़ाई है वो फ्री हो जाती है, आपकी अकोमोडेशन आपको मिल जाती है। इसके अलावा आपको खाने पीने का खर्चा नहीं उठाना पड़ता है क्योंकि आपको कैंटीन कार्ड मिल जाता है और आप उसमें खाना जो है वो डेली 2 मील्स ले सकते हैं। लेकिन स्टिल आपको ये शो करवाना है एम्बेसी को कि आई एम सेल्फ सफिशेंट, कि मैं अपना ख़र्चा वहाँ पर जाकर उठा सकता हूँ और मुझे वहाँ पर किसी चीज़ की फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने इस काम के लिए क्या करना है कि आपने एक या तो आप अपना एक बैंक अकाउंट आपके पास अगर है तो आप उसको मेंटेन करें फॉर द 3 मंथ्स और फॉर 6 मंथ्स। जितने ज़्यादा मंथ्स के लिए आप करेंगे, कम से कम 3 मंथ्स के लिए होना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा 4 से 5 या 6 मंथ्स के लिए भी अगर आप उसको मेंटेन रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। या फिर आप अपने किसी ब्लड रिलेटिव की बैंक स्टेटमेंट भी दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मैं इनके स्पॉन्सर पे ये मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, मैं इनके स्पॉन्सरशिप पर पढ़ने के लिए इटली के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पर जा रहे हैं तो आपने अपने बैंक के अंदर कम से कम मैं कहूँगा कि सेफ़ साइड में, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की इकॉनमी का और इन्फ्लेशन का, तो आई विल रिकमेंड यू टू कम से कम आप एटलीस्ट 25 या 26 लाख के करीब अपने अकाउंट में रखें और वो अकाउंट जो है वो मेंटेन रखें। ऐसा ना हो कि वो कोई कभी 18 लाख थे, फिर 20 लाख थे, फिर 15 लाख थे, फिर 26 हो गए, फिर इस तरह से। तो 3 महीने के लिए आप अपना अकाउंट जो है वो बैलेंस मेंटेन रखें, भले उसमें से छोटी मोटी ट्रांजैक्शन होती रहे, लाख रुपए की, 50,000 की, इन एंड आउट, कैश इन कैश आउट होता रहे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन आपका जो एक बेस लाइन अमाउंट है वो कोशिश करें कि 25-26 लाख हो या इस तरह के अराउंड ही हो। तो ये अमाउंट आपने 3 महीने के लिए मेंटेन रखना है ताकि जब आप एम्बेसी में अप्लाई करने के लिए जाएं वीज़ा, तो उस वक्त आप ये सारी की सारी डिटेल्स दिखा सकें अपने बैंक स्टेटमेंट के थ्रू कि भाई मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वहाँ पर जाकर सेल्फ सफिशिएंट रहूँगा और मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न ये होता है कि भाई हम तो अभी ग्रेजुएट हुए हैं, हमारी तो अभी कोई जॉब भी नहीं थी, हम तो बिल्कुल फ्रेश ग्रेड्स हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा अपने अकाउंट में दिखाने के लिए। तो डोंट वरी, उसका भी एक सलूशन है।
इटली की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर ब्लॉक अकाउंट का कोई सीन नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे और आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो वो आपका अकाउंट जो है वो होल्ड कर लेंगे या आपका अमाउंट जो है वो रख लेंगे और आपको जो है वो आहिस्ता करके देंगे। इटली में ऐसा कोई नहीं है जिस तरह कि जर्मनी में होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि इटली में भी ब्लॉक अकाउंट वाला सीन है और इसी वजह से वो डिसहार्ट होकर ड्रॉप कर देते हैं इटली का आइडिया भी। लेकिन इटली में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने सिंपल ये करना है कि आपने बोरो कर लेना है। अगर आपके पास अपने इतने पैसे नहीं हैं तो आप जितने कर सकते हो आप उतने करो, बाकी इधर उधर से अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड्स से और आप कहीं से भी बोरो करके अपना वो अकाउंट इतना बैलेंस जमा कर लें कि आप उसकी बैंक स्टेटमेंट बना सकें। और आपने सिर्फ उनसे इतना कहना है कि ये 2-3 महीने की बात है, 3-4 महीने की बात है और मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला और जैसे ही मेरा वीज़ा आ जाएगा तो मैं ये आपको वापस कर दूँगा। ये जस्ट मैं शो करवाने के लिए अपने अकाउंट में रख रहा हूँ। तो उनके अकाउंट में रखे हैं या आपके अकाउंट में रखे हैं, बात तो एक ही है। तो जितने भी आपके इस फ्रेंड्स हैं, फैमिली में लोग हैं, आप उनसे बोरो करके अपने अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो और उसके बाद 3 महीने के लिए आपने उसको एटलीस्ट मेंटेन रखना है ताकि जब 3 महीने की आप स्टेटमेंट निकालो तो उसमें जो बेस लाइन आपको बैलेंस नज़र आए वो ऐसी अराउंड 25, 26, 27 इस तरह के अराउंड आपको वो नज़र आए। तो आप कहीं से भी बोरो कर सकते हैं और जैसे ही आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली आपका सारा प्रोसेस चलेगा और जब वीज़ा आपके हाथ में आ जाए, आप इटली जैसे ही पहुँचो अगले ही दिन आप उनको तमाम का तमाम अमाउंट आपने जिससे लिया था आप उनको वापस कर सकते हैं। तो इसमें कोई मसले की बात नहीं है कि आप किस तरह से अप्लाई करेंगे, किस तरह से आप जो है गैदर करेंगे सारा का सारा पैसा। तो अब आपको ये वाली चीज़ परेशान नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर भी कोई ब्लॉक अकाउंट का सीन है। कि मैं फिर बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई सीन नहीं है। ब्लॉक अकाउंट वाला जो सीन है वो सिर्फ जर्मनी के लिए है और बाकी कुछ कंट्रीज़ के लिए होगा, लेकिन इटली के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपको अपना अकाउंट होल्ड करवाना पड़ेगा। सो इसके बाद आता है आपका सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेज जो जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं वो जय-नमाज़ बिछा कर बैठ जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो है वो रोज़े रखने लग जाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट तस्बीहें पढ़ने लग जाते हैं और वो है वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए आपका जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने तमाम के तमाम वेरीफाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने दिखाने हैं। इसके साथ साथ उनकी एक फ़ोटोकॉपी का सेट भी आपने दिखाना होता है। आपने कुछ पासपोर्ट, आपने अपने ओरिजिनल पासपोर्ट जमा करवाना होता है, आपने कुछ अपनी पिक्चर्स जमा करवानी होती है, आपने अपना कवर लेटर जमा कराना होता है। अगर आप कहीं एम्प्लॉयड थे तो उसका एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाना पड़ता है, अपनी पे स्टेटमेंट्स दिखानी पड़ती हैं कि आपने इतना अमाउंट जो है वो कहाँ से गैदर किया। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने अकाउंट में दिखा रहे हैं तो आप पे स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पर जॉब करता था और इस वजह से मैंने की है। ये सारी की सारी चीज़ें आपने अटैच करनी होती है। ये वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसेस भी अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जमा कराने होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने गैदर करने होते हैं और किस ऑर्डर में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा ताकि आप लोग इस तरह से भी सेटिस्फाइड हो जाएं कि आपने क्या करना है वीज़ा की एप्लीकेशन के लिए। और वीज़ा फ़ाइल जैसी आपकी रेडी होगी, आपने पहले तो ऐसा था कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली कहानी होती थी जेरीज़ में, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि फ्रॉम 2024 उन्होंने भी अपॉइंटमेंट वाला सीन कर दिया है। और ये है कि पहले जो बलूचिस्तान से स्टूडेंट भी कराची वाले ऑफिस में आकर अप्लाई कर रहे होते थे, उनके लिए अच्छी खबर ये है कि उनके लिए कोयटा में भी एक जेरीज़ का या किसी थर्ड पार्टी का ऑफिस खोल दिया गया है फॉर दी सबमिशन ऑफ वीज़ा फाइल्स फॉर इटली। तो अब उनको कराची आने की ज़रूरत नहीं है। और कराची वालों के लिए अच्छी बात ये हो गई है कि जो काफ़ी ज़्यादा जो आवाम की तादाद थी जो कि बलूचिस्तान से भी कराची आकर अप्लाई करने के लिए आते थे, तो अब वो वाली आवाम जो है वो कोयटा में ही हैंडल हो जाएगी और आप लोगों के लिए चांसेस बढ़ गए हैं कि अब आप ईज़िली वहाँ पर आपको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार से उन्होंने भी अब अपॉइंटमेंट, कराची वाले जो वीज़ा ऑफिस है उन्होंने भी अपॉइंटमेंट वाला सीन कर दिया है। अगर ये वाला सीन है तो मेक श्योर कि आप अपॉइंटमेंट पहले से ही ले लें, जहां आपको पता होगा कि भाई आपने इस 1 महीने पहले ही आप अगर अपॉइंटमेंट ले लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। व्हेन यू नो कि भाई आप जो है वो ईज़िली 1 महीने बाद आपकी तमाम चीज़ें प्रॉपर होंगी, तमाम चीज़ें रेडी होंगी। तो इस हिसाब से आप 1 महीने का बैंडविड्थ रखकर आप पहले से ही अपॉइंटमेंट्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें ताकि आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट आ जाए और जिस दिन अपॉइंटमेंट हो उस दिन आप फ़ौरन से पहुँच जाएँ और अपनी वीज़ा फ़ाइल वहाँ पर सबमिट करवा दें। सो अब आता है वेरी लास्ट स्टेज जो कि है ऑप्टिमिस्टिक रहने का स्टेज। तो आपने अपनी वीज़ा फ़ाइल सबमिट करवा दी होगी और उसके बाद आप जस्ट वेट कर रहे होंगे कि आपका कब वीज़े के लिए आपको वीज़ा रिसीव करने के लिए कॉल आए और आप जाएं और अपना वीज़ा रिसीव करें। तो इस स्टेज के अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स जो हैं वो देख रहे होते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स का रिजेक्शन आ रहा है, इसका रिजेक्शन आ रहा है, उसका रिजेक्शन आ रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो सैड हो जाते हैं कि हमारी इतनी लंबी लॉन्ग प्रोसेस में हमने इतना सारी जो मेहनत की थी वो सारी की सारी बेकार जा रही है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि
बी ऑप्टिमिस्टिक, आप दुआएं मांगें, आप जो है अच्छे की उम्मीद रखें, आप अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपकी अपनी एफ़र्ट ख़त्म हो गई है। अब जो भी होना है वो वीज़ा ऑफिस ने डिसाइड करना है कि आपको वीज़ा मिलता है या फिर नहीं मिलता। तो आप हमेशा अपने एक प्लान बी की भी तैयारी रखें कि खुदा ना खासा अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता तो आपके पास क्या होगा। यू डोंट हैव टू गेट डिसहार्टेंड बाय दैट। बस ये है कि आप हर चीज़ पर अल्लाह पर तवक्कल अपना ज़्यादा रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला पर तवक्कल रखें, और ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए हमेशा बेटर ऑप्शंस ही रखे होंगे। तो अगर आपका खुदा ना खासा किसी वजह से वीज़ा नहीं आता तो कीप दैट इन माइंड कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कोई बेहतर चीज़ रखी होगी। और अगर आपका इधर नहीं आता तो यू हैव ऑल अदर ऑप्शंस। आप जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। इटली इज़ नॉट द ओनली कंट्री इन यूरोप टू अप्लाई फॉर। आपके पास यूरोप में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, आप उन तमाम कंट्रीज़ को अप्रोच कर सकते हो, आप उन तमाम कंट्रीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकते हो। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसमें काफ़ी कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा जो डाउट्स हैं, काफ़ी सारी जो कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो गई होंगी। और इसमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस ऐसे थे जो मैंने बिल्कुल ही हाई लेवल बेसिस पे बता दिए थे। फॉर एग्जांपल कि ऐसी स्कीम में किस तरह से अपना अकाउंट बनाना है और किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करना है, इसी तरह से आपने सीमिया के लिए किस तरह से काम करना होता है, और इसी तरह से आपने वीज़ा फ़ाइल किस तरह से अपनी बनानी है। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में अपने आप में भी एक डिटेल रखते हैं। तो उसके लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा और वीडियो जो है मैं इसी चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिटेल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ ऑन सैमसंग कैम्प। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट जो इस फेज़ के अंदर हैं और वो अप्लाई कर रहे हैं और वो इटली आना चाहते हैं। सो फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक और कीप अप्लाइंग। कहीं ना कहीं से इंशाल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।